हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का नया टॉपिक है SN1 और SN2। SN1 SN2 क्या है? एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली हमें करना क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड एक हमारा सबस्ट्रेट होता है और एक हमारा रिएजेंट होता है। एक हमारा सबस्ट्रेट और एक हमारा रिएजेंट। जैसे हमने मान लिया RCl, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा रिएजेंट है। वो भी कौन सा रिएजेंट है? न्यूक्लियोफाइल। अब यहां Nu- के जगह हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल OH-। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन उस केस में इस पे लोन पेयर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ठीक है, फाइनली हम क्या कहेंगे, ये बात करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल पे एक पूरा का पूरा टॉपिक बनना चाहिए, एक पूरा का पूरा वीडियो बनेगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम लोग SN1 SN2 का ऑर्डर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियोफाइल के एक अलग ही वीडियो बना देंगे। अब देखो जरा यहां पे बात करते हैं OH- की। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन पे आ जाता है। होता ही है, फाइनली OH- जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और इसको लीव करके बाहर निकाल देगा। तो अब देखो दो कंडीशन आती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगी चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से तब हो पाएगी जब हमारे पास लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। तो लिविंग ग्रुप हमारे पास अच्छा होना चाहिए। यहां पे Cl, Br, I या कोई भी लिविंग ग्रुप हो, वो बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा अच्छे से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, सब्स्टिट्यूट जैसे मैच में होता है, एक प्लेयर आया उसकी जगह दूसरा प्लेयर चला गया, तो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, एक आया दूसरा गया, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। वैसे इसमें क्या होता है, Cl को सब्स्टिट्यूट किया जैसे OH ने, तो लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो लिविंग ग्रुप निकल के जाता है और उसके जगह कौन आ जाता है? न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। अब देखना जरा, हम लोग बात करने जा रहे हैं यहां पे आगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनली SN1 और SN2 की। तो क्या होता है SN1 और SN2? तो देखो कहां से बना SN1 SN2। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहां से, तो ये 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। अभी मैं एक एक करके सारे मतलब तुम्हें बताऊंगा। 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बहुत सारे तरीके से लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। कोई कोई लोग इसको पढ़ता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ऐसे भी पढ़ता है। ठीक है, तो आप कैसे भी बोल सकते हो। ये यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और हमारी बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बाइमोलिकुलर मतलब 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बाइमोलिकुलर में क्या होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के समय बाइमोलिकुलर में 2 लोग रिएक्ट कर रहे होंगे और यूनिमोलिकुलर में रेट डिटरमाइनिंग के समय 1 लोग रिएक्ट कर रहा होगा। अब देखो हम रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोनों रिएक्शन समझने के पहले हमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। उसके पहले हमें रिटेंशन, इन्वर्जन, ठीक है, रेशमाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा मैंने फ्रिंकलस्टीन की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने काफी कुछ बताया हुआ है, पोलर, प्रोटिक, अपोलर, अप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। अलग से भी इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी मैं बात करने जा रहा हूं SN1 और SN2। तो कैसे देखना है मैं SN1 SN2? तो देखो जैसे हमने एज्यूम कर लिया, मान लो कोई कंपाउंड ये हमारा, ये हमने मान लिया R1 है। अब हमने यहां मान लिया ये हमारा लगा हुआ है, यहां पे हमने कुछ भी मान लिया, जैसे इसको हमने ऐसे करके मान लिया ये हमारा है, कोई हेलोजन है, Cl मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया? Cl। इसके साथ हमारा ये कोई ग्रुप लगा है R2, ये कोई ग्रुप लगा है, हमने मान लिया R2 ग्रुप लगा है। ठीक है, और ये हमने मान लिया कि कोई है R3। तो R1 R2 R3, R1 R2 R3 एल्किल ग्रुप है। अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है OH-, और कब किस कंडीशन पे ये रिएक्शन SN1 बन जाएगी, किस कंडीशन पे ये रिएक्शन SN1 बन जाएगी वो हम देखेंगे। अब अगर हम यहां बात करें तो यहां पे जैसे हमने ये मान लिया H है, यहां पे हमने मान लिया ये हमारा क्या है, Cl है, यहां पे हमने मान लिया ये D है, और यहां पे कोई भी एक एल्किल ग्रुप मान ले रहे, कोई भी एक एल्किल ग्रुप मान ले रहे R। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी हमने OH- से कराई और ये हमने मान लिया ये SN2 है। किस कंडीशन पे ये SN2 बनेगी? तो पहली बात, SN1 और SN2 होने के लिए पहला डिफरेंस क्या होता है? तो यहां पे हम लोग लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पे हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है और यहां पे हमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है।
एक में हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक में हमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात आती है कौन सा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और कौन सा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले देखो हल्का सा फिर से मैं इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके बता दे रहा हूं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। आप ये कह सकते हो SON से जुड़ा हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, ये जल्दी से अपना H+ आयन दे देता है। जिसमें अगर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक जैसे H2 हमारा क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। जैसे कोई अल्कोहल है ROH, ये भी हमारा क्या हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कोई एसिड लिखा है CH3COOH, तो जितने भी जिसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हमारा किससे SON किसी से भी जुड़ा होगा, वो सारे के सारे हमारे क्या बन जाएंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा, जिसमें हमारा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा। जिसमें हमारा एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा, जस्ट लाइक अगर हम इसको कंपेयर करें तो जैसे ईथर हो गया, ठीक है, DMSO, ठीक है, इसको कहते हैं डाइमेथिल सल्फॉक्साइड, ठीक है, DMSO। ऐसे बहुत सारे होते हैं, DMF होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। इसके ऊपर पूरा एक अलग से हम लोग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक की जरूरत क्यों पड़ी, उसमें पोलर अप्रोटिक की जरूरत क्यों पड़ी, पहले हम लोग ये देखते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग आगे देखने जा रहे हैं इतने का। ये क्योंकि मैं रब करने वाला हूं पोलर प्रोटिक और अप्रोटिक। अब इसमें जरूरत क्यों पड़ी पोलर प्रोटिक की और पोलर अप्रोटिक की, कैसी जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, तो वो देखते हैं जरा। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे H2O हमारा प्रेजेंट है एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब ये क्या होता है, आप ये समझ सकते हो, ये जो बॉन्ड बना होगा, Cl वाला बॉन्ड बना होगा, देखो ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है और ये ऑन द प्लेन है। ये बिलो द प्लेन है मतलब ये Cl इस बोर्ड के उस तरफ है, और ये R अबव द प्लेन है मतलब ये प्लेन है, बोर्ड हमारा प्लेन है, प्लेन के इधर है। R हमारा ऐसे जुड़ा होगा, R2 हमारा ऐसे जुड़ा होगा, और जो Cl है इस बोर्ड के पीछे होगा। एक है बिलो द प्लेन और एक है अबव द प्लेन। ये हमारा प्लेन है, एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन। तो यहां जाता है बिलो द प्लेन, ये हमारा Cl हो गया प्लेन के पीछे, और ये अबव द प्लेन। अब देखो होगा क्या, अब यहां पे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो कहीं ना कहीं ये वाला सब्स्टिट्यूट होके OH आएगा, Cl हटेगा, उसकी जगह पे क्या आएगा, OH आएगा। तो कैसे OH आएगा, तो सबसे पहले अगर इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में सारे डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप वन में क्या होगा, देखना जरा। स्टेप 1 में ये जो लगा हुआ है R1, R3 और R2, ठीक है, ये लगा हुआ है R1, R2, R3, यहां पे हमने मान लिया R2, और ये लगा है हमारा क्या, Cl, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, वाटर भी ले ले रहे, सीधे वाटर ले रहे, इसके प्रेजेंस में होता है। अब ये क्या होता है कि इसके और इसके जो बॉन्ड बना होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप ऐसे करके बॉन्ड दिखा दूं अभी थोड़ी देर के लिए मैं, ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है, एक Cl का और एक C का, एक Cl का एक C का। अब ये इलेक्ट्रॉन Cl इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ घसीटता है, तो इस पे आ जाता है पार्शियली निगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब अच्छा, पोलर प्रोटिक की क्या खासियत होती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है, जैसे वाटर ले लिया, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, जैसे हम लोग को पता है F = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर किसी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ज्यादा वैल्यू है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। तो यहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्या हो जाता है क्लास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड होता है ये धीरे धीरे टूटने लगता है, और ये बॉन्ड टूटने की कगार पे आ जाएगा। और देखो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्डर क्या होता है, किसमें SN1 ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, किसमें SN2 ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं ये एल्किल ग्रुप एज अ पुशिंग ग्रुप काम कर रहे होते हैं, यहां पे पुशिंग ग्रुप काम कर रहे होते हैं। तो ये मान लो एक तरीके से पुशिंग ग्रुप है, ये भी पुशिंग ग्रुप है, ये भी पुशिंग ग्रुप है। तो ये और हेल्प करेंगे इस Cl को आसानी से रिमूव करने की। एक तो पोलर प्रोटिक की वजह से ये Cl हट रहा है, और दूसरा ये पुशिंग ग्रुप, ये पुशिंग ग्रुप, ये पुशिंग ग्रुप, ये इसको हटाने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, होता ये है कि यहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली बिना किसी रिएजेंट के ये अपने आप टूट जाएगा। और ये टूटने के बाद, अब ये टूटने के बाद होगा क्या, ये C ऊपर आ जाएगा R1, यहां पे हमने मान लिया ये है R2, और ये है हमारा क्या है R3, ये क्या है R3। अब यहां पे ये टूट के अलग हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा Cl-। ये हमारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। अब देखो तुम लोग को पता है जब जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कहीं ना कहीं चांस आएगा रीअरेंजमेंट का,
कहीं ना कहीं चांस आएगा रीअरेंजमेंट का। कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रीअरेंजमेंट करता है, तो यहां पे कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट का चांस आएगा। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है तो वो 2 डिग्री बनना चाहेगा, 2 डिग्री वाला बना है तो 3 डिग्री वाला बनना चाहेगा। कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रीअरेंजमेंट करेगा। तो हमें देखो यहां से साफ साफ समझ आ रहा है कि SN1 जो होगा वो कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बनाएगा और रीअरेंजमेंट करेगा, कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन बनाएगा और रीअरेंजमेंट। अच्छा देखो, जिस समय जनरली तुम्हें पता है जिस समय बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, जिस समय क्या हो रहा होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, उस समय जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो धीरे हो जाती है। जिस समय बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है उस समय रिएक्शन की स्पीड धीरे होती है। तो इस समय तुमने देखा होगा इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। इसको मैं फिर से वैसे ही दिखा दे रहा हूं, बिलो द प्लेन ये बना हुआ था। इस समय बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होगी तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। ये क्या स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। और देखो केमिकल काइनेटिक में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आपको बताया जाता है, ठीक है, और नहीं बता तो कोई बात नहीं। देखो याद रखना, जो भी रिएक्शन में स्टेप स्लो स्टेप होता है वही हमारा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। माने हम इसी से रेट निकाल सकते हैं, इसी से रेट निकाल सकते हैं। तो यहां से एक चीज साफ समझ आ रही कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल डिपेंड करता है, इसलिए इसको कहा है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहा है, यूनिमॉलिक्यूलर। फिर से सुनना, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, जिसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। यूनि माने 1, मॉलिक्यूल माने रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो ही जिसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, केवल एक मॉलिक्यूल। अच्छा यहां पे क्या होगा, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, माने रेट जो होगा 2 लोगों पे डिपेंड करेगा, रेट 2 लोगों पे डिपेंड करेगा। चलो भैया आगे देखते हैं जरा, इसका आगे स्टेप देखते हैं जरा। तो यहां पे देखो ये जो कार्बोकैटायन है इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, ये प्लेनर स्पीसीज होती है। कैसी स्पीसीज होती है, प्लेनर। तो देखो इसका स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 पे आ जाते हैं हम लोग, किस पे आ गए, स्टेप नंबर 2। चलो करते हैं स्टेप नंबर 2। तो ये आ गया हमारा, ये हो गया R1, यहां पे लगा है हमारा R3 और यहां पे लगा है हमारा R2 और इसमें ये पॉजिटिव। अब देखो सेकंड स्टेप में कौन आएगा, सेकंड स्टेप में आएगा ये जो कि हमारा फास्ट स्टेप होने वाला है। फास्ट स्टेप क्यों होगा यार, ये अंडरस्टूड है, ये प्लस है ये माइनस है, ये तेजी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, ये स्टेप कैसा हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा। ये स्टेप हमारा कैसा होने वाला है, फास्ट स्टेप होने वाला है। तो ये स्टेप हमारा स्लो क्यों था, क्योंकि यहां से धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। देखो बॉन्ड ब्रेक होने के पीछे ऑटोमेटिकली इसने अपने आप बॉन्ड तोड़ दिया। क्यों तोड़ा भैया, उसके 2 रीजन है। एक तो यहां पे पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को धीरे धीरे कम करता है, वो बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूटने वाला है। और बाकी हेल्प करते हैं ये पुशिंग ग्रुप काफी ज्यादा हेल्प करते हैं SN1 को कैरीड आउट कराने में। तो कैसे प्रोसीड होगी, इनके हेल्प से और तेजी से प्रोसीड होगी। अभी देखो ऑर्डर पढ़ेंगे तो हम लोग को सब समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। अब यार ये OH माइनस आके इसमें अटैक करने वाला है। अब ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर स्पीसीज है, पूरा सॉल्यूशन है, प्लेनर स्पीसीज है। OH यहां से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि प्लेनर स्पीसीज है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखो ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। तो 2 चांसेस है, किसके किसके चांसेस है वो देखना जरा। हो सकता है ये CU, ठीक है, फ्रंट से अटैक कर रहा हो तो देखो ये ऐसे ही बन जाए जैसे पहले था, OH माइनस, मतलब OH आ गया, ये प्लस माइनस। अब यहां पे हो गया हमारा R1 और ये हमारा हो गया, ये हमारा था R2 और ये था हमारा R3, ठीक है। एक इसके चांसेस बनने के। एक चांसेस ये भी हो सकता है ये अगर बैक से अटैक करे। कहां से अटैक करे, बैक से अटैक करे। तो देखना जरा, बैक से अटैक करेगा तो किसका चांसेस बनेंगे, तो ये हो गया हमारा बैक से अटैक करेगा, तो ये मान लिया यहां पे आ गया हमारा। देखो अब बैक से अटैक किया तो इसमें फ्रंट में अगर हमने इसको बिलो द प्लेन माना है तो बैक साइड में इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, अबव द प्लेन मानना पड़ेगा। अबव द प्लेन मानेंगे तो ये हमारा OH आ गया, ये हमारा हो गया R3 हो गया, और ये जो हमारा अभी तक अबव द प्लेन था अब ये जाएगा बिलो द प्लेन। ये कहां जाएगा, बिलो द प्लेन। इसको समझो कैसे होता है। देखो अभी तक क्या था कि मान लो ये था, अभी हम इसको क्या मान रहे थे, ये अबव द प्लेन था। जैसे ही हटेगा तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये मान लिया, एज्यूम कर लिया हम लोगों ने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऐसे करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये Cl लगा हुआ है, ये मान लिया Cl लगा हुआ है। अब ये Cl ब्रेक हुआ, तो अभी क्या है, इनके बीच में एंगल जो है, वो पूरा का पूरा 120 एंगल नहीं है,
ठीक है, क्योंकि 109 डिग्री समथिंग होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो अभी क्या है, सुनना मेरा, अभी क्या है कि अगर मान लो कि ये बंदा हट गया, ये बंदा हट गया, तो ये अपने को और स्टेबल बनाने के लिए अपना एंगल और एक्सपेंड करेंगे और ये प्लेनर में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, प्लेनर में। अभी ये प्लेनर नहीं थे, अभी इनका ये ऐसा था, ये कुछ ऐसे थे, अभी प्लेन में नहीं थे, ठीक हो। अब इसको अगर इसको हम प्लेन में मान लें तो ये हमारा क्या है, अबव द प्लेन है, और ये हमारा क्या है, बिलो द प्लेन। ये अबव द प्लेन और ये क्या है, बिलो द प्लेन। अब जैसे ये हटेगा, जैसे ही हटेगा ये भी प्लेन में आने लगेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये अभी जो एंगल कम था, अब ये अपना एंगल और ज्यादा क्या करेगा, बढ़ाएगा, ताकि इनके बीच लगने वाला रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए और ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसी वजह तो रीअरेंजमेंट भी करता है। तो ये अब प्लेनर स्पीसीज बन गई होगी। क्या बन गई होगी, प्लेनर स्पीसीज। अब क्या होगा, अब जो OH आने वाला है, अगर फ्रंट से अटैक करेगा या बैक से अटैक करेगा, कैसे भी करेगा, अगर फ्रंट से अगर अटैक कर रहा है, मान लो तुमने ये माना है बिलो द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है, तो अगली बार जब अटैक करेगा तो कहां जाएगा, अबव द प्लेन जाएगा। एक बार बिलो द प्लेन है तो एक बार क्या जाएगा, अबव द प्लेन जाएगा। अब ठीक है, अब बिलो द प्लेन तुम कैसे मानते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। अब देखो जरा, ये मान लिया एक बार OH कहां गया, बिलो द प्लेन, और एक बार OH कहां गया, अबव द प्लेन। अभी देखो हमने यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। हमने ये बताया है कि ये बैक से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, OH दोनों साइड से अटैक कर सकता है। बैक से अटैक करेगा तो ये आ गया, और फ्रंट से अटैक करेगा तो ये आ गया। अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है या बैक से अटैक कर रहा है तो एक बार अबव द प्लेन आएगा, एक बार बिलो द प्लेन आएगा। फिर से सुनना, तो ये हमारा कुल मिला के बन गया। तो देखो इसमें दो चांसेस हो सकते हैं, दो चांसेस होंगे। यहां से यहां देखें तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया होगा, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही है। इसका मतलब अगर हम यहां से यहां देखें, इसके रिजल्ट को देखें, तो हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। क्या हुआ है, रिटेंशन। ये हमें देखें, यहां पे अगर हम बात करें तो हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन का मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन आपका पहले था वही बाद में, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका पहले था वही बाद में, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब जो चीज हमारी क्या थी, देखो जो चीज हमारी बिलो द प्लेन थी, अब उसकी जगह जो नया आया है वो क्या हो गया, अबव द प्लेन। और जो अभी तक अबव द प्लेन था, जो अभी तक अबव द प्लेन था, वो कहां चला गया, बिलो द प्लेन। मतलब पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, बदल गया। पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले अगर कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा R था तो बाद में S आ गया, पहले अगर S था तो बाद में R आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा पूरा बदल जाना। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। आपने ये आइसोमेर्स में पढ़ा होगा RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ा होगा, RS कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो चलो हमने ये बात कर ली, तो कुल मिला के यहां पे रिटेंशन हुआ है, और इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में इन्वर्जन। अच्छा, इन्वर्जन में क्या होता है, R वाला फॉर्म बदल जाता है S में, S वाला बदल जाता है R में, इसको कहते हैं इन्वर्जन। ये रिएक्टेंट का अगर ये है रिएक्टेंट का, तो भैया प्रोडक्ट का ये आ जाता है, प्रोडक्ट का ये आएगा, प्रोडक्ट के केस में ये आएगा। अच्छा, रिटेंशन में क्या होता है, रिटेंशन में अगर पहले R है तो बाद में भी R रहेगा, पहले अगर S है तो बाद में भी S रहेगा। मींस रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा प्रोडक्ट का। तो इसमें दोनों होने के चांसेस हैं, दोनों, ठीक है। इसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, इन्वर्जन होने के चांसेस रिटेंशन के कंपैरिजन में। अच्छा, अगर किसी में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा है, मींस R फॉर्म भी बन रहा होगा, S फॉर्म भी बन रहा होगा। अब इसको R बोलो तो ये S होगा, इसको R बोलो तो वो S होगा। RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखी होंगी, हम उम्मीद यही कर रहे हैं, क्योंकि मैं केवल SN1 और SN2 बता रहा हूं, तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। हाँ, इतना कह सकता हूं कि आपकी रिक्वेस्ट में मैं RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने की ट्रिक बता दूंगा। विद इन 5 सेकंड आप उसको तुरंत चेक करना सीख जाओगे कि कैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। चलो, तो अगर किसी में RS फॉर्म दोनों बनता है, 50% R 50% S दोनों के चांसेस होते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं रैस्मिक मिक्सचर बना है। यहां पे हुआ है रैस्माइजेशन हो गया है, और ये हम कह सकते हैं रैस्मिक मिक्सचर बना है। रैस्मिक मिक्सचर जिसमें RS फॉर्म दोनों बनने के चांस होते हैं, R और S दोनों फॉर्म बनने के चांस होते हैं, उसको हम कहते हैं रैस्मिक मिक्सचर। ये एक तरीके से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, क्योंकि देखो R फॉर्म होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और S फॉर्म होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक बंदा राइट में घुमा रहा है, एक बंदा लेफ्ट में घुमा रहा है, तो देखो हुआ क्या, नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या आ गया, 0। नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या आ गया, 0 आ गया।
फिर से सुनना, हमने क्या कहा, रेसमी मिक्सचर क्या होता है जिसमें R और S दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, 50% R और 50% S फॉर्म प्रेजेंट होती है। अब मान लो ये बंदा है, ठीक है, इसने क्या किया, R फॉर्म है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाया। R फॉर्म क्या होती है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में घुमाती है, ठीक है, इसने राइट में घुमाया, तो अब S फॉर्म आ जाएगी। S फॉर्म ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगी, लेफ्ट में घुमाएगी, मींस एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगी, और नेट रोटेशन क्या आ गया, 0, नेट ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा। तो रेसमी मिक्सचर बनता है, और ये मिक्सचर एक तरीके से आप ये कह सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मिक्सचर कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके बारे में हमने ये चीजें पढ़ी हैं। अब देखो जरा और क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल में दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। इधर आ जाते हैं हम लोग, स्टेप 1 पे आ गए। स्टेप 1 में ये C है, ऊपर H लगा है, यहां पे D लगा हुआ है, यहां पे हमने मान लिया R लगा हुआ है, और ये हमने मान लिया Cl लगा हुआ है, ठीक है, ये Cl लगा हुआ है। अब देखो होगा क्या, ये OH आएगा, ठीक है, यहां पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये वाटर की जैसी प्रॉपर्टी तो शो नहीं करेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड और बहुत ज्यादा पुशिंग ग्रुप भी नहीं लगे हैं कि ये बॉन्ड, ये पुशिंग ग्रुप हो, ये पुशिंग ग्रुप हो, ये पुशिंग ग्रुप हो, ये बॉन्ड जल्दी से तोड़ दे। जैसे कि यहाँ पे पुशिंग ग्रुप के चांसेस ज्यादा होते हैं, तभी SN1 तब ज्यादा होगी जब पुशिंग ग्रुप के चांसेस ज्यादा होंगे। तो भैया ऐसा तो खेल कुछ इसमें लगा नहीं हुआ है कि पुशिंग ग्रुप हो तो ये बॉन्ड जल्दी से टूट के निकल जाए, Cl जल्दी से टूट के निकल जाए। तो यहाँ पे Cl टूटेगा नहीं, अपने आप नहीं टूटेगा, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप टूट रहा है। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो उसको भैया अफेक्ट कर रहे हैं कि टूटो, तुम अपने आप टूटो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये बंदा खुद पे डिपेंड कर रहा है, एक बंदे पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको बोला गया यूनिमोलिकुलर, एक पे डिपेंड कर रहा है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक बंदा आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये अपने आप टूटने में कैपेबल नहीं है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको तोड़ेगा। तो अच्छा, यहां ये भी मैटर करता है कि न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए, क्यों, तभी तो तोड़ पाएगा। तो अब मान लो ये न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये फ्रंट से तो आ नहीं सकता, क्योंकि भैया फ्रंट में यहाँ पे क्या है, लोन पेयर होते हैं इस पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रिपल्शन होगा, तो ये फ्रंट में ये जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये भी कह सकते हो आप। तो ये कहां से आएगा, बैक से आएगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो एक साइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, एक साइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। तो क्या बनेगा, देखना जरा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहां पे हमारा D है, ये हमारा R है, ये पीछे से जुड़ रहा होगा, इधर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, और वो टूट के धीरे से निकल रहा होगा, वो टूटते हुए निकल रहा होगा, कौन, Cl टूटते हुए निकल जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें कार्बोकैटायन बनने के चांस तो कहीं बने नहीं, यहां पे कार्बोकैटायन बन गया था, यहां पे कार्बोकैटायन के चांस है ही नहीं। यहां से क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे टूट रहा है, ये उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता जाएगा, और ये धीरे धीरे टूटते हुए निकल जाएगा। Cl धीरे धीरे निकल जाएगा, ये धीरे धीरे निकलता जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट थोड़ी देर में हम ये देखेंगे, ये एक ही स्टेप है, कोई दूसरा स्टेप नहीं हो रहा है, ये अपने आप ये प्रोसेस हो रहा है। वो मैंने बीच में क्या बन रहा है वो मैंने दिखा दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखोगे Cl बाहर, Cl अपना बॉन्ड तोड़ के लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल गया, और ये C ऊपर H, यहां पे D, और यहां पे क्या आ गया, OH आ गया, पीछे OH आ गया, और ये हमारा बन गया R, ये हमारा क्या बन गया, R। अब देखो जरा, हमने ये क्यों कर दिया, यहां पे इसको हमने अबव द प्लेन क्यों दिखा दिया, अबव द प्लेन इसलिए दिखाया, देखो जरा, अभी ये देखो जरा, इसकी जगह आया, ठीक है, तो ये जब इसकी जगह आएगा तो सुनते रहना, ये जब इसकी जगह आएगा तो फ्रंट से अटैक करता तो वहीं से आ जाता, मतलब अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये भी बिलो द प्लेन। अब ये पीछे से जा रहा है, पीछे से मतलब कि आप ये समझो, ये लगा हुआ है, अब यहां पे ये Cl लगा हुआ है, अब अगर इस Cl को, ये Cl हमने मान लिया, ये बिलो द प्लेन है, ये Cl कैसा है, बिलो द प्लेन, सुनते रहना। तो यहां से रिएजेंट आया, इस साइड से अटैक कर नहीं पाएगा, तो ये कहां से अटैक करेगा, इस साइड से, ये बैक से अटैक करेगा, और बैक से अटैक करेगा। अब ये प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन था, Cl देखो हमने क्या बनाया था, बिलो द प्लेन बनाया था, तो अब ये जा रहा है प्लेन के आगे से, अबव द प्लेन, यहां आगे से जुड़ेगा। तो ये जो OH आके जुड़ेगा इसमें, ये कहां से जुड़ेगा, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। तो देखो ये अबव द प्लेन हो गया, ये क्या हो गया, अबव द प्लेन, और ये तोड़ के क्या करेगा, निकाल देगा, ये Cl निकल जाएगा,
और वो अबव द प्लेन। अच्छा, ये जाके अबव द प्लेन बन जाएगा, तो जो अबव द प्लेन था अब वो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। इसको कहते हैं इन्वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन पूरा पलट गया, कॉन्फ़िगरेशन पूरा पलट गया, इसको कहेंगे हम लोग इन्वर्जन। तो यहां पे क्या हुआ था, यहां इन्वर्जन भी हुआ था, रिटेंशन भी हुआ था। यहां पे केवल केवल क्या होता है, इन्वर्जन। केवल केवल क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होगा, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा, और अगर इसका S था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। देखो RS कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें आना चाहिए, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो ये मैंने एक साथ स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ समझाया है, ठीक है। तो अभी देखो है क्या, तो अब अगर हम बात करें तो ये एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन हो गई है। यही हमारा इसका क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और इस स्टेप में दो बंदे रिएक्ट कर रहे हैं, एक बंदा ये रिएक्ट कर रहा है, एक बंदा ये रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो जो इसका रेट होगा वो दो लोगों पे डिपेंड करेगा। इसका रेट कितने लोगों पे डिपेंड करेगा, दो लोग पे। और वो दो लोग हैं कौन कौन से, एक तो खुद ये एल्किल हैलाइड RX ये एल्किल हैलाइड मान लो, खुद ये एल्किल हैलाइड, और दूसरी बात न्यूक्लियोफाइल। तो दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कहलाता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फिर से सुनना, इसमें क्या हुआ, अटैक फ्रंट से भी हो सकता था, बैक से भी हो सकता था। क्यों, क्योंकि यहां से Cl हट गया, Cl हट गया। अब ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर है, ये प्लेन पे है, तो फ्रंट से आके जोड़ो या बैक से आके जोड़ो, कहीं से भी आके जोड़ो। इसमें क्या हुआ, ऐसा नहीं है, ये अपने आप टूटा नहीं, यहां पे Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। मान लो Cl यहां से लगा है, इसको हमने बिलो द प्लेन दिखाया, तो बिलो द प्लेन मान लो यहां से लगा हुआ है। तो अब जो OH आएगा वो यहां से तो आके इससे जुड़ नहीं पाएगा, तो इसको जुड़ना है तो कहां से आएगा, यहां से आएगा, ये यहां से आएगा। तो अभी तक जो चीज जुड़ी थी वो बिलो द प्लेन थी, अब जो नई आके जुड़ेगी वो कहां जुड़ेगी, अबव द प्लेन। तो नई आई तो कहां आ गई, अबव द प्लेन। इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, इधर ये अबव द प्लेन है, और ये जो अबव द प्लेन पहले था वो अब कहां चला गया, बिलो द प्लेन। तो देखो कितनी बातें समझ आई, कितनी बातें समझ आई, हम क्या क्या चीजें कह सकते हैं इसके बारे में, बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं इसके बारे में। देखो अब मैं दोनों के बारे में डिफरेंस लिखने जा रहा हूं। इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक बंदा रिएक्ट किया था, इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो बंदे रिएक्ट कर रहे थे। ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है, ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम बता सकते हैं, इसमें कार्बोकैटायन बना था, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बना था, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जिस समय बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग दोनों हो रही हो, ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, वो Cl निकल जाएगा थोड़ी देर बाद। अब देखो इसके डिफरेंस को आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, और क्या क्या डिफरेंस हम बता सकते हैं इसमें देखना जरा। तो देखो क्लास, इसमें हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं कि और क्या क्या हम SN1 SN2 में डिफरेंस बता सकते हैं। तो SN1 SN2 में हम क्या क्या डिफरेंस कह सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम बात करें तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसका अगर हम रेट लिखें, इसका हम रेट लिखते हैं, चलो सबसे पहले रेट लिखते हैं। तो जब इसका रेट लिखेंगे तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखेंगे। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इसका रेट है वो केवल एक बंदे पे डिपेंड कर रहा है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, केवल एक बंदे पे डिपेंड कर रहा है RX बोले तो एल्किल हैलाइड, ठीक है। जबकि इसका जो रेट होगा ये दो बंदों पे डिपेंड कर रहा होगा, एल्किल हैलाइड के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे। तो पहली पॉइंट तो हम लोग का आ गया रेट, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड नंबर, ये कैसे होती है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो रेट इज इक्वल टू, डायरेक्टली का साइन हटेगा तो K, ठीक है, RX की पावर 1। तो रेट में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है वही हमारी होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, 1। अब यहां से अगर हम निकालें तो रेट इज इक्वल टू K RX की पावर 1 और NU माइनस न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। तो यहां से अगर हम जोड़ें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और पॉइंट में लिख सकते हो ये यूनिमोलिकुलर है, वो बाइमोलिकुलर है, वो सब पॉइंट आप अपने आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पॉइंट पे और क्या लिख सकते हैं, तो भैया ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई थी, 2। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं 2 स्टेप रिएक्शन है। जबकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में हुई थी, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट हम क्या देख सकते हैं, हम लोगों ने अभी अभी देखा था, इसमें कार्बोकैटायन बना था। तो कार्बोकैटायन इज एन
इंटरमीडिएट। भैया कार्बोकैटायन इसका क्या था, इंटरमीडिएट था, जबकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनी थी। ठीक है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं था, यहां पे क्या बन रही थी, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। अच्छा, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो देखो कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट के चांसेस है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, जबकि यहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। यहां पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रीअरेंज होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाइड्राइड शिफ्ट, मेथिल शिफ्ट, फेनल शिफ्ट, ये रीअरेंजमेंट, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो होगा SN1 SN2 के ऑर्डर की, वो मेन वीडियो है। यहां तो मैंने उसके बारे में बेसिक बता दिया, वो मेन वीडियो है, उसी से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा कंपटीशन में बोर्ड एग्जाम में SN1 SN2 का ऑर्डर ही आता है, तो वो वीडियो सबसे मेन होने वाली है। वहां पे तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं और बेस्ट वीडियो होगी। उसमें मैं सारे टाइप के बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिशन तक के सारे टाइप के टफ से टफ क्वेश्चन को इन्वॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे, मैंने एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाया है, लेकिन उस टॉपिक से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितनी कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकते हैं, सब इन्वॉल्व किए हैं। अब देखो 6 नंबर पे बात करें तो बहुत सारी चीजें भी हैं, बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हैं हम इसमें हमने क्या लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था, जबकि इसमें हमारा सॉल्वेंट कैसा था, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट था। ठीक है, तो एक में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, एक में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। 7 नंबर, अगर हम 7 नंबर की बात करें तो यहां पे जो हुआ था अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, NU- न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, और बैक साइड, कहीं से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट और बैक साइड कहीं से भी अटैक कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। भैया केवल न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। अच्छा, इसमें न्यूक्लियोफाइल फ्रंट और बैक दोनों साइड से अटैक कर रहा था, तो इसमें क्या होगा, इन्वर्जन और रिटेंशन बोथ विल हैपन, दोनों हो रहा होगा, जिसको हम कह सकते हैं रेसमाइजेशन हो रहा होगा। रेसमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन बदल भी रहा होगा, अपोजिट भी आ रहा होगा, सेम भी आ रहा होगा। इसमें केवल बैक साइड से अटैक हो रहा है, बैक से मतलब पलट जाएगा, पूरा पलट जाएगा, मींस क्या होगा, इन्वर्जन। इसमें केवल क्या हो रहा होगा, इन्वर्जन हो रहा होगा, केवल क्या हो रहा होगा, इन्वर्जन। अच्छा, अब 9 पॉइंट की हम बात करें, 9 पॉइंट की, तो बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं। इसमें हम अगर ऑर्डर बताएं, ऑर्डर की बात करें तो कैसा ऑर्डर आएगा, तो जो हमारा क्या होगा, SN1, वो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा था पुशिंग ग्रुप पे। जितने ज्यादा पुशिंग ग्रुप होंगे SN1 बनने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। पुशिंग ग्रुप अगर ज्यादा होंगे, डिग्री अगर ज्यादा होगी, तो Cl जल्दी से निकल के बाहर जा पा रहा होगा। तो यहां पे ये क्या होता है, 3 डिग्री में ज्यादा होता है, 2 डिग्री में कम होता है, 1 डिग्री में और कम हो जाता है। ठीक है, तो मेथिल में तो सबसे कम होने वाला है, मेथिल में क्या होने वाला है, सबसे कम होने वाला है। जबकि इसमें अगर हम बात करें तो ये मेथिल हो गया, ये हमारा, उसके बाद 1 डिग्री आ गया, फिर 2 डिग्री आ गया, फिर 3 डिग्री आ गया। क्योंकि ये होने के लिए भैया हमारा जो एल्किल हैलाइड है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए। डिग्री कम होगी, पुशिंग ग्रुप कम होंगे, तो Cl निकल नहीं पा रहा होगा, Cl निकल नहीं पाएगा। और अगर Cl नहीं निकल पाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को लाना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो दोनों पे डिपेंड कर जाएगा, तभी बाइमोलिकुलर बनेगी। जबकि इसमें क्या है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो है हमारा एल्किल हैलाइड, सुनना, इसमें जो एल्किल हैलाइड है उसमें पुशिंग ग्रुप भी है, तो ज्यादा से ज्यादा पुशिंग ग्रुप होंगे तो जल्दी से Cl निकलने के चांसेस होंगे। तो इसमें डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, उसमें डिग्री कम होनी चाहिए। ज्यादा Cl के निकलने के चांसेस होंगे तो दूसरे पे नहीं डिपेंड करेगा, खुद पे डिपेंड करेगा, मतलब यूनिमोलिकुलर बन जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। आगे 10th पॉइंट, तो बहुत सारे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो देखो जरा, ये कहीं भी न्यूक्लियोफाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा, इसका रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। और अगर इसका रेट न्यूक्लियोफाइल पे नहीं डिपेंड कर रहा तो हम कह सकते हैं इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड कर रहा है। रेट अगर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है
तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड कर रहा है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसमें कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम बात करें और हम बढ़ा सकते हैं, जैसे नंबर 11 नंबर पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आप लो कंसंट्रेशन ले सकते हो न्यूक्लियोफाइल की, लो कंसंट्रेशन ऑफ NU माइनस, ठीक है। और यहां पे बट हमें कैसा चाहिए, 11 नंबर पॉइंट हम ये कह सकते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ NU माइनस, ठीक है। अगर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा तेजी से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अच्छा चलो, और इसमें सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी बहुत सारी है। अब अगर ये तो जो है हमारे डिफरेंस वाले पॉइंट, अब अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो काफी ज्यादा सिमिलरिटी भी है। जैसे दोनों में लिविंग ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, दोनों में लिविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए, ठीक है। दोनों में लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, फिर से मैं कह रहा हूं दोनों पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन को ना सपोर्ट करके एलिमिनेशन को सपोर्ट करने लगती है, सब्स्टिट्यूशन को ना सपोर्ट करके एलिमिनेशन। फिर से मैं कह रहा हूं यहां पे ये रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक नेचर शो करती है। कैसा नेचर शो करती है, एक्सोथर्मिक। तो ये सब्स्टिट्यूशन को ना सपोर्ट करके एलिमिनेशन सपोर्ट करने लगेगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो यहां पे हमें टेम्परेचर कैसा रखना है, लो। तो यहां पे टेम्परेचर लो होना चाहिए, तो वो सिमिलरिटी हो सकती है। न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा होना चाहिए, इसमें स्ट्रॉन्ग और इसमें कैसा होना चाहिए, वीक। देखो अब जो है इसके ऑर्डर पे एक बड़ा सा वीडियो, एक अच्छा सा वीडियो मैं बनाऊंगा। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इसके ऑर्डर पे कि SN1 किस में ज्यादा होता है, SN2 किस में ज्यादा होता है। तो SN1 SN2 पे ये बेसिक पॉइंट है, ये मेन डिफरेंस है। अगर आपको इसकी मैकेनिक्स समझ आई होगी तो हर चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब तुम्हें करना क्या है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि इसमें अटैक फ्रंट और बैक कहीं से भी हो सकता है। अगर फ्रंट से अटैक हो रहा है तो जुड़ा भी फ्रंट में है, तो फ्रंट से ही अटैक हो गया तो भैया सेम मिलेगा, मींस रिटेंशन, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। रिटेंशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम। अगर बैक से अटैक होता है तो पूरा पलट जाता है, बैक से अटैक होगा पलट जाएगा, मींस इन्वर्जन, जैसा कि इसमें हुआ था, बैक से अटैक हुआ था। तो क्लास अब हम लोग इसका ऑर्डर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो।